जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं आबकारी आरक्षक परीक्षा 10 सितंबर 2025 जीके साइंस करंट अफेयर्स के पेपर एनालिसिस। जो भी क्वेश्चन आज आए थे, जो क्वेश्चन हमें स्टूडेंटों से मिला है, उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेकर आता हूं। 100% सेफ है। जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए और देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जो स्टूडेंट द्वारा बताया गया। पहला क्वेश्चन था मंदसौर नदी किस क्षेत्र में बहती है। तो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था कि मंदसौर नदी जो है वो कहाँ बहती है, ठीक है, किस क्षेत्र में बहती है। तो उत्तर हो जाएगा मंदसौर नदी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले और आसपास के क्षेत्र में बहती है। यही क्वेश्चन था और आंसर हमारा यही है। कहाँ बहती है मंदसौर नदी? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के आसपास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, इंदौर शहर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है या फिर किस राज्य में स्थित है, ठीक है। इस तरह का कुछ क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश शहर किस राज्य में स्थित है या फिर कहाँ स्थित है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो चलिए हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं अच्छे से विस्तृत जानकारी इंदौर शहर के बारे में। तो इंदौर जो है यह राज्य के पश्चिमी भाग मालवा क्षेत्र में आता है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और व्यापारिक राजधानी माना जाता है। यह शहर सरस्वती और खान नदियों के किनारे बसा है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन रहा होगा कि इंदौर शहर किस नदी के किनारे बसा है, इसमें सब हम लोग कवर करेंगे। तो ये कहाँ स्थित है? ये सरस्वती और खान नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन? इंदौर। इंदौर भोपाल की राजधानी इंदौर भोपाल राजधानी से लगभग 190 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, जो अगला क्वेश्चन हमारा आया था, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। यह क्वेश्चन था कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से भस्म आरती के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है कि भस्म आरती के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है और कहाँ स्थित है। तो ये भी आप लोग बता सकते हैं कि भस्म आरती के लिए महाकालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध है। ये कहाँ है? उज्जैन जिला में है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भीमबेटका के गुफा कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। भीमबेटका से संबंधित जानकारी हम लोग ले लेते हैं अच्छे से। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये गुफाएं राजगढ़ जिला के निकट भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में विंध्य पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। भीमबेटका अपनी प्राचीनतम शैल चित्रों, रॉक पेंटिंग्स और मानव सभ्यता के प्रारंभिक साक्ष्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध है या फिर प्रख्यात है। यह स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब ये है कि ये यूनेस्को में भी शामिल है, विश्व धरोहर में भी शामिल है। कौन? भीमबेटका की गुफा। तो इसमें हमारा एक दो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर राज्य पूछ देगा किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। अगर ये पूछ देगा भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, हम लोग क्या बताएंगे? राजगढ़ जिला में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें से और कुछ बनता है तो ये बन सकता है कि भीमबेटका गुफा यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आया था हमारे पास उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि आज दूसरे शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के बारे में कुछ दिया हुआ था कि ऐसा कि 42वें संविधान संशोधन के बारे में कुछ बताइए या फिर क्या है। तो उसके बारे में हम 42वें संविधान संशोधन के बारे में अच्छी सी जानकारी ले लेते हैं पूरी विस्तृत। तो चलिए देखते हैं 42वां संविधान संशोधन यानी कि 42वां
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक, भारत के संविधान में 1976 में लागू किया गया था। भारत के संविधान में 1976 में लागू किया गया था क्या, 42वें संविधान संशोधन। इसे अक्सर मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें संविधान में व्यापक बदलाव किए गए थे। यह संशोधन विशेष रूप से आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान, क्या 42वें संविधान संशोधन के बारे में बताया जा रहा है कि 1976 में आया था ये, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा होगा कि 42वें संविधान संशोधन किस वर्ष में लागू किया गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1976 में, और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। आगे देखते हैं इसे किस लिए लागू किया गया था या फिर संशोधन किया गया था, तो आपातकाल के लिए, इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में, आगे देख लेते हैं। लाया गया था और इसके केंद्र सरकार के अधिक शक्तियां दी गई, मतलब केंद्र 42वें संविधान संशोधन में जो केंद्र सरकार है उनको अधिक शक्तियां दी गई। मुख्य बिंदु और देख लेते हैं 42वें संविधान संशोधन से संबंधित, और मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन में। संसद की शक्ति बढ़ाई गई और राज्यों की स्वायत्तता को सीमित किया गया, ठीक। अगला है मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया, 42वें संविधान संशोधन में। कब, 1976 में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे और देख लेते हैं। न्यायालय की समीक्षा शक्ति को कुछ हद तक सीमित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद आगे देखते हैं निर्देशात्मक सिद्धांतों को लागू करने पर जोर दिया गया। इससे संबंधित और जानकारी हम लोग ले लेते हैं 42वें संविधान संशोधन से, क्योंकि जो चीज़ें आ रही हैं उनको बहुत ही अच्छे से हम लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, प्रशासनिक और विधायी ढांचे के केंद्र की भूमिका अधिक प्रभावशाली बनाई गई। इसके निष्कर्ष क्या निकलता है कि 42वें संविधान संशोधन भारत के संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों और प्रशासनिक संरचना से संबंधित था, और यह विशेष रूप से आपातकाल की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार की शक्तियों को सुदृढ़ करने के लिए लाया गया, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, अगर इसमें से इसके अंतर्गत कुछ भी क्वेश्चन रहा होगा तो इसके अंतर्गत सब कवर हो गया, और आप लोग समझ भी लिए कि 42वें संविधान संशोधन आखिरकार क्यों लाया गया था, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा करंट से क्वेश्चन था कि शतरंज के हेड कौन थे 2019 में। 2019 में शतरंज के हेड कौन थे, मतलब शतरंज के चैंपियन कौन बने थे। 2019 में शतरंज के विश्व चैंपियन के विजेता मैग्नस कार्लसन थे। उन्होंने यह खिताब 2013 से 2023 तक लगातार 10 वर्षों तक बरकरार रखा था। 2019 में उन्होंने विश्व रैपिड चेस चैंपियन ऑफ विश्व ब्लिट्ज चेस चैंपियन दोनों में जीत हासिल की थी, जिससे वह तीनों क्लासिकल, रैपिड्स और विल्ट्ज विश्व खिताब एक साथ रखने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। इसके अलावा 2019 में फिशर रैंडम चेस की विश्व चैंपियनशिप भी आयोजित हुई थी, जिसमें अमेरिकी ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो ने मैग्नस कार्लसन को 13.5 या 2.5 से हराकर खिताब जीता था। ये भी क्वेश्चन है हमारे पास। यदि आप अन्य प्रकार के शतरंज के बारे में और जानना चाहते हैं तो हम उनके बारे में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन था कि खांसी की दवाइयाँ होती हैं उनमें कौन सा एल्कोहल मिला होता है। तो हम अच्छे से जानेंगे कि खांसी की दवाई में ऐसा कौन सा एल्कोहल पाया जाता है। खांसी की दवाइयों में जो एल्कोहल मिला होता है वह आमतौर पर एथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है, एथिल एल्कोहल या फिर एथेनॉल उसको कहते हैं। एथिल एल्कोहल को एथेनॉल भी कहते हैं। यह कभी कभी आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है, लेकिन खांसी की सिरप में मुख्य रूप से एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसका उपयोग के बारे में जानते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। दवा को घोलने में मदद करता है, ठीक, दवा का स्वाद बेहतर करता है। कौन, एथिल अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम लोग जानकारी अच्छे से ले लेते हैं। अब तीसरा नंबर में है कि दवा को संरक्षित रखने में मदद करता है, ठीक है। इसको संरक्षित करने में
मदद करता है कौन, एथिल अल्कोहल। ठीक है, चलिए कितना मात्रा में होता है ये भी जान लेते हैं। आमतौर पर खांसी के सिरप में अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 5% से 15% तक। बच्चों के लिए बनी दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा और भी कम या बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, अगर बच्चे जो दवाई खाते हैं उनमें बहुत ही कम मात्रा में अल्कोहल मिला होता है। इससे सावधानियां हमें क्या क्या बरतना चाहिए, सावधानियां क्या क्या बरतना चाहिए। अधिक मात्रा में सेवन से नशा, चक्कर, उल्टी हो सकती है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बिना डॉक्टर की सलाह से दवा नहीं लेना चाहिए। लेवल पढ़कर ही सेवन करें। ठीक है, जिसमें कंटेंट एथिनॉल लिखा होता है उसे ही हम लोग लें या फिर यूज करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आया था। अगला क्वेश्चन था कि रानी दुर्गावती का निधन किस जिले में हुआ था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रानी दुर्गावती का निधन किस जिले में हुआ था। तो रानी दुर्गावती का निधन मंडला जिले यानी मध्य प्रदेश के मंडला जिले में हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, बहुत ही सिंपल। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उससे ही संबंधित है। यह वही क्षेत्र है जहां उन्होंने वीरता के साथ मुगल सेनाओं का सामना किया और अनंत युद्ध में शहीद हुई। अंततः है युद्ध में शहीद हुई, मतलब लास्ट में युद्ध में मारी गई। उनका बलिदान इतिहास में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था जो कि पिछले दिन भी आया था। ये क्वेश्चन ऐसे सुनने को मिला कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कोई बात नहीं। मामा के नाम से किस नेता को जाना जाता है। तो मामा के नाम से सब लोग जानते हैं, वो शिवराज सिंह चौहान जी को जाना जाता है, जो हमारे अभी वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। उनको ही मामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़े होंगे और सटीक जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बिल्कुल जैसे ही पेपर ख़त्म होता है वैसे तुरंत हम आपको एनालिसिस बता देंगे। ठीक है।